ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए और पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइमरी और जरूरी स्किल होता है चार्ट रीडिंग का। आप चार्ट को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से समझते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट रीडिंग को लेकर कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आप किस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज को अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी, रिस्क, रिवॉर्ड क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम कोई सेटअप या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ना समझ के चार्ट रीडिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एज अ बिगिनर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती थी कि मैं स्ट्रैटेजी और सेटअप समझ जाता था, लेकिन कब स्ट्रैटेजी कौन सी काम करेगी ये बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में जो चार्ट चल रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो ये वीडियो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप चार्ट रीडिंग को अच्छे से समझ जाओगे, साइकोलॉजी को अच्छे से समझ जाओगे, तो आपकी जो खुद की स्ट्रैटेजीज है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगी और आप चार्ट को एक अलग नजरिए से देख के असली ट्रेडिंग कर पाओगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर चार्ट रीडिंग के पीछे की साइकोलॉजी होती क्या है। तो जब हम बात करते हैं चार्ट को समझने के बारे में, तो मैं चार चीजों की बात कर रहा होता हूं। अगर आप इन चार जो बेसिक पिलर्स हैं इन पे अगर आप ध्यान दोगे और इन स्किल्स को आप मास्टर कर लेते हो ना, तब आपको चार्ट की साइकोलॉजी अपने आप समझ में आने लगेगी। तो वो कौन से चार पिलर्स हैं जिसमें पूरे चार्ट की साइकोलॉजी टिकी रहती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। अभी हम केवल बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं, फिर एक एक टर्म्स को जाके मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, चार्ट पर भी समझाऊंगा। ये वीडियो कंप्लीट होलिस्टिक होने वाली है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हिस्टोरिकल बिहेवियर को समझना। अब जब मैं बात कर रहा हूं हिस्टोरिकल बिहेवियर की, तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट के हिस्टोरिकल बिहेवियर की बात कर रहा हूं। मान लो कि अगर आप गोल्ड की साइकोलॉजी समझना चाह रहे हो तो आपको फोकस गोल्ड पे करना पड़ेगा। अगर आप बिटकॉइन की समझना चाह रहे हो, निफ्टी या सेंसेक्स की समझना चाह रहे हो, तो सब चार्ट की साइकोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उस इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के चार्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। तो हिस्टोरिकल बिहेवियर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आगे हम देखेंगे। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो माइक्रो सिग्नल्स है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माइक्रो सिग्नल वाली चीज है ना, इसी को हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ये मान के चलते हैं बहुत सारे लोग कि जो भी कुछ है वो प्राइस एक्शन है। अगर मैं प्राइस एक्शन सीख जाता हूं, मतलब मैं कुछ टर्म्स सीख जाता हूं, तो मुझे सब कुछ आ गया। बट ये सबसे कमजोर पिलर होता है। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रही है ना, तो एक बार के लिए आप बिना माइक्रो सिग्नल्स के भी चार्ट की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। इन सभी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ी एडवांस भी है, जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी, इमीडिएटली आपको ये बात क्लिक नहीं करेगी, बट आप एक बार वीडियो देख लोगे और फिर जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जो भी पार्टीज हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से सोचती हैं, किस तरीके से कामकाज करती हैं, अगर आप वो समझ जाते हो ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको चार्ट को डिकोड करना। हर एक मूवमेंट के पीछे व्हाई एंड हाउ आपको पता होगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर मार्केट स्ट्रक्चर जब मैं कह रहा हूं तो मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और फिर सीधे चार्ट में चलेंगे और एग्जांपल की मदद से समझेंगे आखिर मैं क्या कह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीए। टीडीए मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच चार्ट एनालिसिस की एक टेक्निक होती है जिसमें हम सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड की एनालिसिस करना चाहते हो या बिटकॉइन या निफ्टी की करना चाहते हो, तो आप मंथली टाइम फ्रेम से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट जो एक स्टैंडर्ड टीडीए का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है डेली टाइम फ्रेम से। कुछ लोग इसको वीकली भी प्रिफर करते हैं, बट पर्सनली मैं डेली टाइम फ्रेम को अपना बेस कंसिडर करता हूं। तो हमारी एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम से होगी, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे। अगर मैं इंडियन मार्केट या स्टॉक वगैरह की बात कर रहा हूं, तो डेली के बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में मूव करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करता हूं। और उसके बाद वाले जो टाइम फ्रेम होते हैं वो जनरली एनालिसिस के लिए यूज नहीं किए जाते। जैसे 5 मिनट हो गया या 1 मिनट हो गया, वहां पर हम बेसिकली ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, हम अपनी एंट्री खोज रहे होते हैं। वहां पर हम चार्ट नहीं समझ रहे होते हैं। चार्ट को समझने के लिए, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है ये समझने के लिए आपको ज्यादा फोकस इन बड़े टाइम फ्रेम पे करना होता है। चलिए चार्ट में समझते हैं कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन के चार्ट में आ गया हूं और अगर आप देखोगे तो ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है जो अभी मैंने ओपन कर रखा है।
अब जब तक आप ये डेली चार्ट नहीं देखते हो ना, आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट खड़ा किस जगह पे। खाली ये नंबर देख के 1,05,203 कुछ समझ में नहीं आता है। और यही चीज अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में चले जाऊं ना, तो भी आपको कुछ खास क्लियर नहीं होगा कि आखिर बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। आप ये 2 ग्रीन कैंडल, 4 ग्रीन कैंडल देख के बायर्स को स्ट्रांग मान बैठेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि हम डेली चार्ट से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करें। और जब भी मैं डेली चार्ट में एनालिसिस करता हूं, तो मैं फोकस करता हूं मैं ये चीज फिगर आउट कर पाऊं कि मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है। देखो, ट्रेंड के बारे में अभी हम आगे बात करने वाले, बट मार्केट का मेजर ट्रेंड समझना मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। मेजर ट्रेंड के साथ साथ जो चीज मैं देखना चाहता हूं वो ये देखना चाहता हूं कि जो आज की कैंडल है वो कैसी बन सकती है। यानी जो डेली चार्ट में प्रीवियस कैंडल्स को देख के और मार्केट के ट्रेंड को समझ के, मार्केट के पोजीशन को समझ के मैं ये समझना चाहता हूं कि आज की कैंडल कैसी बनेगी। अब ये चीज मुझे क्या आइडिया देता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे कल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, और इस ग्रीन कैंडल के बाद जनरली ऐसा देखा गया है कि अक्सर बड़ी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ भी आप देखो छोटी मोमेंटम है, यहाँ भी छोटी मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम काफी छोटी छोटी रहती है। तो मुझे एक चीज ये रियलाइज हो गया कि जब भी मैं डेली चार्ट खोल के देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट था। देखो, इस सारी चीज के बारे में आगे बात करने वाले, जो मैं कह रहा हूँ ना वो मैं सारी चीजों को मिला के कह रहा हूँ, तो आप प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर एक नीचे ट्रैप सा कुछ क्रिएट हुआ जहाँ पे कुछ सेलर्स फंसे होंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन हमें देखने को मिला, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिली। तो उसके बाद एक ऐसा ही एस्टिमेट रहता है कि छोटी कैंडल बन सकते हैं। और आप देखो, आप लगभग शाम का टाइम हो गया, आज का दिन खत्म होने वाला है और ऐसी ही कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये ग्रीन भी कन्वर्ट हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बट इसके साइज को छोटे रहने की चांसेस है। तो पहली चीज मैंने ये देखी कि शायद आज का दिन में छोटी कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो बड़ा रेंज हमें ना मिले। तो ये चीज हमारा पहला कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन ये निकल रहा है डेली चार्ट देख के कि जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो, क्योंकि देखो वैसे तो हम एक रेंज में ही रुके हुए हैं, यहाँ पे आप एक रेंज क्लियरली देख पा रहे होंगे, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बुलिश है। ट्रेंड किस तरीके से समझते हैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। और यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुई है, तो कुल मिला जुला के जो हमारा डायरेक्शन है वो डेली चार्ट का पॉजिटिव टू साइडवेज है। और एक कंक्लूजन हमने ये निकाला है कि मे बी आज कोई बड़ी मोमेंटम हमें ना देखने को मिले, तो एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में जब हमें ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं। आप 1 आवर या 4 आवर में जा सकते हो, मैं जनरली 1 आवर प्रेफर करता हूं। अब 1 आवर में मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख रहा हूं। जैसे आज के दिन क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह 9 बजे ट्रेड करने आ रहा हूं, तो सुबह 3:30 बजे 12 बजे से जब भी दिन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ है वो हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम इस टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट जोन्स फिगर आउट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अच्छा ये रेजिस्टेंस जोन है। जैसे आप देखोगे 1,05,6 हजार के आसपास मार्केट कई बार नीचे गिरा, तो हम जोन्स फिगर आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब 15 मिनट में जाते हैं तो एग्जैक्ट 1-2 घंटे का हम देखते हैं, बिकॉज अब हमें ट्रेड लेना है। तो 15 मिनट और 5 मिनट में जो लेवल्स वगैरह रहते हैं उसको मैं एज ए सिग्नल यूज करता हूँ। सिग्नल क्या होता है आगे इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, बट ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो सीधे 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जा रहे हो तो ये बहुत गलत है। आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करनी और फिर छोटे टाइम फ्रेम तक बढ़ना है। ये मेथड फॉलो करने से आपको एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो जब हम टॉप डाउन अप्रोच मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आखिर हम चार्ट में देख क्या रहे होते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना आपको जरूरत है यहां पर इन 2 चीजों को फॉलो करने की, जिसको हम पहला कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जो कि एक काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको चार्ट में बताता हूं, आप 1 मिनट के अंदर कोई भी चार्ट खोल के उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और नो ट्रेंड, जिसको आप साइडवेज मार्केट भी कहते हो। तो ये ट्रेंड एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और यही मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट बेस है। अगर आप ट्रेंड समझ पा रहे हो तो आप मार्केट स्ट्रक्चर भी फिगर आउट कर लोगे। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि खाली ट्रेंड एनालिसिस ही मार्केट स्ट्रक्चर है, बट कभी कभी ट्रेंड जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, कभी कभी बहुत स्लो होते हैं। तो एक फास्ट ट्रेंडिंग मार्केट का बिहेवियर स्लो ट्रेंडिंग मार्केट से थोड़ा अलग होता है, और उसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं। तो स्ट्रेंथ एनालिसिस बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस को असिस्ट करता है और आपकी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाता है। ये दोनों चीजों को एक साथ कैसे चार्ट में अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। तो इसी बिटकॉइन के चार्ट से हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो देखो, ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर चैनल पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, वो जरूर आप देख लेना, सर्च करने इस वीडियो के बाद अभी इसको आराम से देख लीजिए। ट्रेंड एनालिसिस फियरलेस ट्रेडर शिवम आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया गया। बट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ
तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है हायर हाइज और हायर लोज की मदद से। तो मार्केट में अगर कभी भी ऐसा पैटर्न बन रहा है तो उसको हम हायर हाइज कहते हैं, क्योंकि देखो जो हाइज है वो एक दूसरे के बाद ऊपर चलते जा रहे हैं और जो लोज है वो भी ऊपर चलते जा रहे हैं। तो ये हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न अप ट्रेंड होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसका एक इन डेप्थ वीडियो है बिकॉज कुछ बारीकियां हैं, कब ट्रेंड चेंज होता है वो सारी चीजें आपको समझनी है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, क्योंकि मार्केट में बैक टू बैक जो हाइज है वो लोज है एक दूसरे से नीचे बन रहे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो भी स्विंग्स बन रहे हैं इसको हम स्विंग पॉइंट कहते हैं, तो जो भी स्विंग्स बन रहे हैं वो एक दूसरे से नीचे बनते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था और ये रिसेंट यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट आता है, आप इससे पहले देखोगे तो जो भी हाई वाले स्विंग बने थे उसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, तो जैसे इसका ब्रेकआउट आता है यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। यही उस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कशन किया गया और फिर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चले जाता है। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कौन से ट्रेंड में, यहाँ कहीं के आसपास आके मार्केट का एक स्विंग बना था जिसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक ये स्विंग ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अभी भी पॉजिटिव एरिया में बना हुआ है ये जो चार्ट है। बट बिकॉज यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे एक के अंदर एक स्विंग्स बनते जा रहे हैं तो थोड़ी सी साइडवेज नेचर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो मार्केट का भी कंप्लीट ट्रेंड है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। अगर आप वैसे मोटा मोटी ट्रेंड देखोगे तो वो पॉजिटिव है। इसी मेथड को इन डेप्थ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप बस एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। और जब हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे होते हैं ना तो इसी में हमें स्ट्रेंथ भी दिखने लगती है। जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, ये हमने समझा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है ये भी हमने समझा, बट आपको एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नजर आ रहा होगा कि जब हम यहाँ पे नीचे गिर रहे थे तो जो हाइज और लोज थे ना उसमें ज्यादा गैप नहीं था। देखो ये सारे लोज हैं जो मैंने ड्रॉ करे लगभग एक दूसरे के आसपास ही बन रहे हैं, जो हाइज है वो भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं बन रहे। जो मार्केट है वो चॉपी चल रहा है, चॉपी मतलब नीचे तो गिर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा लाइनें बना के गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये एक स्लो डाउन ट्रेंड है। जब भी मार्केट स्लो डाउन ट्रेंड में होगा आपको ऐसा ही बिहेवियर देखने मिलेगा, अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल्स भी मिलेंगी, रिवर्सल आ जाएगा, फिर साइडवेज वाले पीरियड आ जाएंगे। बट यहाँ पे जब हम अपसाइड मोमेंटम देखते हैं तो ये फास्ट मोमेंटम है काफी ज्यादा। मार्केट थोड़ा रुक रहा है बट बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, आप देखोगे खाली रुक रहा है, नीचे तो मोमेंटम इसमें आ ही नहीं रही। और फिर जब भी फास्ट मोमेंटम की बारी है काफी तेज हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस जगह पे भी मार्केट हल्के फुल्के अप ट्रेंड में है जो अभी हमने एनालिसिस किया, बट अब स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा साइडवेज नेचर जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ समझना भी जरूरी होता है। जब स्ट्रेंथ हमें पता होती है तो हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार शायद फास्ट गिर जाए मार्केट, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, हम अपनी पोजीशन साइजिंग को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आई होप चार्ट में एग्जांपल्स भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब अगर एक बार आपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लिया तो अब बात आती है इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट पे। अगर मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे गोल्ड के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत सारी चीजें ट्रेड मत करो, आप उसी में ट्रेड्स प्लान करें जिसको आप अच्छे से जानते हो समझते हो। तो हमें उस चीज का हिस्टोरिकल बिहेवियर समझना है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, तभी हम उसमें अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए आपको 3 बेसिक काम करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिक पैटर्न्स को समझना है। अब देखो जब मैं पैटर्न्स की बात कर रहा हूं तो मैं चार्ट पैटर्न्स की ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूं। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, इस चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो तो हर चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है जो चार्ट्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बन रहे होते हैं। जैसे आप यूएस ऑयल का चार्ट देखोगे तो उसमें लंबी लंबी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं और वो मूवमेंट्स अक्सर कवर हो जाती हैं, मतलब टॉप टू बॉटम एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगी और वो काफी जल्दी रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे ही गोल्ड के भी कुछ यूनिक बिहेवियर्स हैं, बिटकॉइन के भी कुछ यूनिक बिहेवियर्स हैं। जब आप चार्ट को देखोगे कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक, तो वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसके बिहेवियर्स को समझने लगोगे। या फिर अगर आप एग्जॉस्टिव बैक टेस्ट भी करते हैं ना तो भी आपको कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स जिनके कोई नाम नहीं है, अब आखिर आप इसको क्या नाम दोगे, इसको आप कुछ नाम नहीं दे सकते, बट आपको फील आ जाएगी कि इस तरीके से यूएस ऑयल में मूवमेंट होता है। सिमिलरली बिटकॉइन में कुछ ट्रैपिंग के स्पेसिफिक पैटर्न्स बने हुए, जो पैटर्न्स आपको चार्ट देखने के बाद ही समझ आएंगे, उनका कोई ऐसे नाम नहीं। तो वो स्पेसिफिक पैटर्न्स को फाइंड आउट करना और उनको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आप डीप में किसी चार्ट की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास यूनिक रिएक्शन टू ट्रिगर्स। जो ट्रिगर्स होते हैं ना वो हर इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग रिएक्शन लेके आते हैं। जैसे आप कोई इवेंट की बात कर लो, कोई फेड का इवेंट हो गया, कोई डेटा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो गोल्ड का बिहेवियर अलग, बिटकॉइन का बिहेवियर अलग। तो ये जो बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं ना, ये जो डिफरेंस होते हैं वो चार्ट समझने में आपको मदद कर सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, जैसे यूनिक रिएक्शन टू ट्रिगर हो गया, स्पेसिफिक पैटर्न्स हो गए या जनरल बिहेवियर हो गया, जिसको मैं हिस्टोरिकल बिहेवियर कह रहा हूं,
इसको समझने का काम एक दिन का नहीं है। आप चार्ट लेके बैठोगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, बट आप हिस्टोरिकल बिहेवियर उस चीज का नहीं समझ सकते हो। इसीलिए हमें टाइम देना पड़ता है, इसीलिए एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। बट वो एक्सपीरियंस आएगा कब? जब आपको पता होगा कि आपको चार्ट में देखनी क्या चीजें। तो अब जब कभी आप चार्ट खोलना, कोई इवेंट आ रहा है या फिर आप चार्ट खोल के बैठे हो, तो ये समझने की कोशिश करेगा कि उस चार्ट का यूनिक बिहेवियर क्या है, वो चार्ट कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है क्या, कुछ रिपीटेटिव पैटर्न मेरी नजर में दिख रहे हैं क्या, जिसका कोई नाम नहीं है बट इसी इंस्ट्रूमेंट में मैं उसको देख पा रहा हूं। तो उन सारी चीजों को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है जनरल बिहेवियर, जिसको मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आप ये चीज दिमाग में रखिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं चार्ट में कुछ चीजें समझते हैं जल्दी से इसके बारे में और फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूएस ऑयल के चार्ट में आ गया हूँ। अगर आप यूएस ऑयल का चार्ट देखते हो तो अक्सर इसमें ऐसा होता है कि मार्केट तेजी से गिरता है और फिर वो मूवमेंट जो है वो कवर हो जाता है। यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम है, फिर वो मूवमेंट ऑलमोस्ट कवर हो गया, फिर बाद में हमें वो मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे सेलिंग आई तो वो सेलिंग कवर हो गई, यहाँ पे भी सेम टाइप का मोमेंटम हमें देखने को मिला। मतलब यूएस ऑयल में डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत ही कम मिलता है और जब भी मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो वो एक रेंज में काफी ज्यादा मोमेंटम आपको देते रहता है ऊपर नीचे, इस तरीके से नहीं कि वो चॉपी हो जाता है। आपको मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूं, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे इथेरियम का चार्ट है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जब भी मार्केट को साइडवेज होना होगा ना, तो मूवमेंट काफी कम हो जाती है। इस जगह पे मार्केट में एक फॉल है, उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट काफी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे बिहेवियर में हल्के हल्के डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो ये जनरल बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखो तो इनका बिहेवियर एकदम अलग है, जैसे हमने फॉरेक्स चार्ट देखा उससे कंप्लीटली अलग इसका बिहेवियर है। अगर आप कोई स्टॉक का चार्ट देखते हो, रिलायंस का देखते हो, तो रिलायंस का बिहेवियर भी बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हो इसमें कैंडल से डिफरेंट बन रही है, इसमें मूवमेंट की टाइमिंग अलग अलग रहती है। तो ये ट्रिगर्स, टाइमिंग, इन सभी को समझना जरूरी है और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे और ट्रेड करते रहेंगे, आप ट्रेड को रिकॉर्ड करते रहेंगे तो ये चीजें अपने आप होती रहेंगी। तो आई होप आपको अब तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आ गए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जहां पर हम स्टेक होल्डर्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बिलीव मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा और जो चार्ट में एग्जांपल होंगे उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है। तो जनरली देखो, जब भी हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं ना, तो हम इस तरीके से समझते हैं कि मार्केट में जो दो पार्टी है वो काम कर रहे हैं। एक पार्टी है वो बायर्स की पार्टी है, दूसरी पार्टी जो है वो सेलर्स की पार्टी है। देखो मार्केट में ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन कब होते हैं? जब बायर्स, जब कोई खरीदता है या कोई बेचता है। तो मार्केट में हर समय बायर्स और सेलर्स होते ही हैं और हर समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, तभी तो ट्रेड होगा ना। मैं एक चीज बेचूंगा तो आप एक चीज खरीदोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बायर्स ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हो और बेच बहुत कम लोग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो चीज बदलती है वो बदलती है यहाँ पर इनकी आप एग्रेसिवनेस बोल लो या फिर आप इनकी साइकोलॉजी बोलो या ये बोलो कि टेंडेंसी टू बाय। मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स हमेशा बराबर रहेंगे, बट बायर्स और सेलर्स के नंबर्स या बायर्स और सेलर्स की एग्रेसिवनेस है ना, वो बढ़ रही है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि टेंडेंसी टू बाय मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। ट्रेड उतने ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं जितने बाई के जितने सेल के, बट बहुत सारे लोग हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। मतलब कि डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है, किसी एक चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है। ट्रांजैक्शन उतने ही हो रहे हैं बट डिमांड ज्यादा है, यानी जो बायर्स है वो स्ट्रांग है। तो आपको ये समझना पड़ेगा चार्ट को देखकर कि अभी बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं या नहीं है, जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हैं या नहीं है। तो सिमिलरली हमारे पास दो पार्टी होती है, बायर्स और सेलर्स की। बट मामला यहीं पर आके नहीं रुकता है। जब चार्ट में कोई मूवमेंट आ रही होती है ना, तो उसमें केवल वही लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं जो ट्रेड कर चुके होते हैं, वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं जो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर जो ट्रेड करने वाले होते हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। यही साइकोलॉजी ऐड होती है। तो जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का एक डिवीजन क्रिएट करने वाले हैं। वो डिवीजन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी ट्रेड ले चुके होंगे, मतलब जो ऑलरेडी किसी ट्रेड में होंगे, जैसे मान लो कोई एक बायर है। बायर मतलब वो बाई करके बैठा हुआ है। तो बायर हमेशा चाहता है ना कि मार्केट ऊपर जाए, बायर कभी नहीं चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे। और जो सेलर है वो हमेशा चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे। तो जो बायर है और ऑलरेडी ट्रेड लेके बैठा हुआ है, उसने अभी ट्रेड को होल्ड कर रखा है, यानी वो चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। अगर उसे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ट्रेड एग्जिट कर देता। तो एक हमारे पास टाइप होता है जिसको हम कहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है। जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो अभी ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा,
लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एंट्री बनाई नहीं है। अब देखो, जो लोग ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं वो मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो डिमांड क्रिएट कैसे होती है, आपको पता होगा जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो तो आप ऑर्डर्स पंच करते हो। जब आप ऑर्डर्स पंच करते हो तो आप मार्केट में ऑर्डर्स लगा सकते हो कि मुझे जिस भी प्राइस में आप दे रहे हो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आप लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हो कि जिस प्राइस में आप दे रहे हो या जिस प्राइस में अभी चीजें चल रही हैं उसमें मुझे ट्रेड लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको बाई करना चाहता हूं, बट दूसरे प्राइस में बाई करना चाहता हूं, तो मैं अपना ऑर्डर लगा के रख दे रहा हूं। तो जो वो ऑर्डर लगे रहते हैं ना सिस्टम में, वो भी सप्लाई और डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। तो अगर कोई ट्रेड लेने वाला है ना, तो वो भी मार्केट में उतना ही मायने रखता है जितना कोई ट्रेड ले लिया वो मायने रखता है। तो अब आज के बाद से जब भी कभी आप चार्ट देखोगे ना, आपको चार्ट को 4 लोगों के नजरिए से देखना है। पहला नजरिया आप ये देखोगे जो ऑलरेडी ट्रेड ले चुका है, दूसरा नजरिया आप ये देखोगे जो ट्रेड की प्लानिंग कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस जगह पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया हुआ है। अब इस कंडीशन में जब मार्केट ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, तो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखा होगा वो क्या सोच रहे होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे आप खुद सोचिए। तो यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं अगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट है या फिर बड़ा कैपिटल से वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो यूजुअली यहाँ पे वेट करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केट का यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। अगर मार्केट ब्रेक करके निकल जाता है तो वो पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। बट कई बार क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, तो जो कमजोर ट्रेडर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही उन्हें डर लगने लगता है और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग हल्की हल्की स्टार्ट कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है ना, तो हल्का हल्का रुकने लगता है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो होने लगती है। वो स्पीड क्यों स्लो हो रही होती है, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखा था उन्हें ये लगने लगता है कि शायद मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, इसको ना ब्रेक कर पाए, तो वो सेलिंग यहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसने ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है या तो वो कुछ नहीं करेगा, या तो वो कुछ नहीं करेगा, और अगर वो कुछ नहीं करेगा ना तो इसका मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसने बाई कर लिया, ये ट्रेड होल्ड करके रखे रहे, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो सेलिंग कर देगा तो मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर यहां पर मार्केट सेम रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो एक सेलर क्या सोचेगा। अब वो सेलर की मैं बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है। तो देखो, जो सेलर ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है ना, वो मार्केट में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि उसने कहीं भी सेल किया, हो सकता है उसने यहां पे सेल किया, यहां पे सेल किया और मार्केट ऊपर ही जाए जा रहा था। लेकिन अगर अब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आया है, क्या पता मुझे मेरे ट्रेड में अब लॉसेस जो है वो कम हो जाए या फिर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दे। तो या तो जो सेलर ऑलरेडी सेल करके बैठा हुआ है वो कुछ नहीं करेगा, वो यहां पे कुछ नहीं करेगा, और अगर उसने यहां पर एग्जिट कर दिया तो मतलब वो बाई का ट्रेड लेगा। यहां पे एग्जिट कर दिया तो वो बाई का ट्रेड लेगा, और इसके बाई के ट्रेड लेने से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। तो क्या कोई रेजिस्टेंस में जाके एग्जिट करेगा अपनी पोजीशन को? मुश्किल है। वो ट्रेडर भी सोचेगा यार कि मैं अभी पोजीशन नहीं काटता हूं, रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है, अगर ब्रेकआउट कर देगा तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तभी आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट के टाइम बहुत शार्प मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स जो मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं वो भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं, और वो पोजीशन को एग्जिट करने के लिए बाय का ट्रेड प्लेस करते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी कि कौन है, किस कंडीशन में है और वो क्या करने वाला है। ये तीनों चीजें अगर आप सही से समझ पा रहे हो तो आपको साइकोलॉजी क्लियर होगी। ये सेम एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, मार्केट हिटिंग एट अ रेजिस्टेंस। अब उस कंडीशन में अगर कोई वो होगा जो ट्रेड की प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसा बायर क्या रेजिस्टेंस पे जाके बाय करने की कोशिश करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ नहीं करेगा, वो वेट करेगा इसके ब्रेकआउट का। जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है वो यहां पर बाय करेगा, या फिर जैसे ही ब्रेकआउट आता है वो उसके ऊपर ऑर्डर एक लगा देगा ताकि उसका जो ऑर्डर है वो ब्रेकआउट के बाद एग्जीक्यूट हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ करना भी हुआ तो ये बाय करेगा। अब वो ब्रेकआउट के बाद करेगा, अगर कोई इंपेशेंट होगा तो थोड़ा पहले कर देगा। तो ये भी मार्केट में पॉजिटिविटी ऐड करेगा। बट अगर ये ट्रेड लेगा तब तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये भी ट्रेड लेने पे मजबूर हो जाए।
तो वो ब्रेकआउट वाली कंडीशन ही हो सकती है, उससे पहले तो शायद ये ट्रेड नहीं करेगा। और जो सेलर है, जो सेलिंग करने के बारे में सोच रहा है, वो जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को आता हुआ देखेगा तो क्या वो वेट करेगा किसी चीज का? नहीं, वो इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आए, एक सेलिंग जोन के आसपास आए तो मैं अपने सेलिंग का प्लान करूं। तो यहाँ पे न्यू सेल का ट्रेड प्लान करेगा और मार्केट में नेगेटिविटी को ऐड करेगा। ऐसा बहुत कम चांस है कि वो कुछ ना करे, वो जरूर कुछ यहाँ पर करेगा। तो ये होता है हमारा सोचने का तरीका। तभी जब भी कभी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो हम बात करते हैं कि मार्केट स्लो हो गया। मार्केट स्लो होता है इनके कारण, जो बायर्स हैं अपनी ट्रेड से एग्जिट करें उनके कारण मार्केट स्लो हो जाता है। बट अगर रेजिस्टेंस से मार्केट घूम गया और बड़ी मूवमेंट आ गई तो वो इनके कारण होती है। जो फ्रेश सेलर्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको देखो जो ट्रेड की प्लानिंग कर रहे थे, अब वो मार्केट में यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अगर आप इन 4 तरीके के लोगों की साइकोलॉजी को हर जगह समझ पा रहे हो ना, तो होगा क्या, आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, कहाँ पे कोई फंस गया। जैसे मान लो कि मार्केट इसका यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचा और मार्केट ऊपर गया, यहाँ से स्लो हो गया। स्लो होने के बाद अचानक से नीचे गिरने लगा, एक बड़ी यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख गई। तो ये बड़ी रेड कैंडल आपको बताएगी कि ये जरूर फ्रेश सेलर के कारण हुआ होगा, तो किसी ने अपने सेल की पोजीशन बनाई होगी। अब इसी जगह से अगर मार्केट ऊपर उठने लगे तो आपको एक क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने भी सेल की नई पोजीशन बनाई वो अब फंस चुके हैं। तो जो सेलर ने नई पोजीशन बनाई थी वो इस कैटेगरी में आ गए। तो अगर कोई सेलर ऑलरेडी ट्रेड में है, मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। और एग्जिट करना मतलब वो और बाई के ट्रेड्स को लाएगा। तभी जब भी कभी मार्केट में ट्रैपिंग होती है तो अपोजिट साइड जो डायरेक्शन होता है वो काफी फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, अगर आपको ये क्लिक कर गई तो कहीं ना कहीं आप 1-2 महीने से चार्ट देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप कोई बात क्लिक नहीं करी ना, वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो और चार्ट देखना शुरू कर दो। आप हर 5-10 दिन में एक बार आके बस ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा ना, आपको चीजें पक्का क्लिक करनी स्टार्ट कर जाएंगी। ये नजरिया आपको देखने का मिल जाएगा। तो जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया ना, उसके चार्ट में एग्जांपल्स मैं आपको हर जगह दिखा सकता है। इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं चार्ट में, लेकिन मैं ज्यादा एग्जांपल्स अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। आप प्लीज इस साइकोलॉजी को यूज करके खुद से एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेगा कि आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम मेरे ज्वाइन कर पा रहे हो। लाइव स्ट्रीम में हम यहाँ पर यही सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, एक साइडवेज रेंज बनी और फिर मार्केट ऊपर गया। इस जगह के बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन हमें नजर आता है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। अब इस जगह के बाद जो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, इस ब्रेकडाउन को आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझो कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है। इसका क्लियर कट मतलब यहाँ पर ये है कि मार्केट में जो नंबर्स ऑफ बायर्स है ना वो थोड़े ज्यादा हैं, तो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो बाइंग साइड है। तो यहाँ से आपको एक एस्टिमेट ये मिलना चाहिए कि जो सेलर्स है वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अभी, या फिर जो नए लोग हैं जो सेल करना चाह रहे होंगे उनकी क्वांटिटी कम होगी। जो ऑलरेडी ट्रेड में है वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और नए लोग जो सेल करना चाह रहे होंगे वो कम मात्रा में होंगे, क्योंकि उन्हें भी ये चार्ट दिख रहा है कि ये ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है। तो अब ट्रेंड में सेलर्स यूजुअली कम एग्रेसिव होते हैं, वो काफी ज्यादा सोच समझ के काम करते हैं, या फिर वही लोग सेल करते हैं जो या तो बहुत बड़ा कैपिटल है कुछ और करना चाह रहे हैं, या फिर जिन्होंने जो हड़बड़ी में फंस चुके हैं, जो ट्रैप हो चुके हैं। तो सिमिलरली जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आएगा तो आप इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखोगे इस कॉन्टेक्स्ट को, और उसके बाद देखोगे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आता है, एक कैंडल बनती है और ये अगली कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है इसमें ब्रेकडाउन जो है वो कंफर्म हो गया। तो जैसे ये ब्रेकडाउन कंफर्म होगा क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि जिसने किसी ऑलरेडी ने अगर किसी ने बाई कर रखा हो तो वो यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहेंगे, और जो सेलर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेल कर रखा होगा वो कुछ नहीं करेंगे। बट नए सेलर्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो न्यू सेलर्स हैं वो यहाँ पे सेल का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो नए बायर्स हैं वो तो कुछ ही नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन पे नए बायर्स कुछ करते हैं। तो ये दो पार्टी है जो हमें यहाँ पे एक्टिव नजर आ रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में, तो जो नए सेलर्स है ना वो उतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे। इनको एक्टिवेट होने के लिए कंफर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। कंफर्मेशन मतलब मार्केट टिके, मार्केट रीटेस्ट करे, तब जाके जो नए सेलर्स हैं वो थोड़े एक्टिवेट होंगे। बट यहाँ पे जितने लोगों ने बाई किया था वो जरूर डर जाएंगे, उनको नहीं पता क्या होने वाला है, और वो अक्सर कमजोर लोग होंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे साइडवेज में बाई कर लिया और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफी देर मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये जो बायर्स है ना वो पैनिक में एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी ये पैनिक में एग्जिट होता है ना
एग्जिट करने का बोल रहा हूँ, नई पोजीशन बनाने की बात नहीं कर रही। तो जब भी ये पैनिक में एग्जिट होता है उस कंडीशन में एक फास्ट मोमेंटम मिलती है, लेकिन बहुत ही स्मॉल मोमेंटम मिलती है। बड़ी और फास्ट मोमेंटम तभी मिलती है जब नए प्लेयर्स एक्टिवेट होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सिमिलर चीजें हुई। इस कैंडल जो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी वो ये वाली, ये कैंडल तो रेंज के अंदर बनी थी, ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल बनी थी जो कि एक डिसेंट साइज की कैंडल बन गई, लेकिन आप देखो इसका फॉलो थ्रू ही नहीं मिला। फॉलो थ्रू कब मिलता है, मतलब मार्केट उस लेवल में और कब आगे बढ़ेगा, जब नई फोर्स उसे मिलेगी, नए लोग आएंगे। तो नए लोग यहाँ पर आए ही नहीं, तो मार्केट को वो फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि कैंडल क्लोज होने के बाद उसका लो वगैरह ब्रेक करने से तब आप उसको कंफर्मेशन माने, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इस पूरे साइकोलॉजी को समझने में एक लेवल अगर आपको और ऊपर जाना है ना, तो आपको स्मार्ट मनी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जो कि मैंने एक वीडियो में बहुत इन डेप्थ समझा रखा है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट कर दो एक बार स्मार्ट मनी वीडियो, बस आप ये कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर भी प्लान कर लूंगा। बट ये चार्ट साइकोलॉजी आपको हर जगह दिखेगी, हर जगह, हर मूवमेंट के पीछे आप ये वजह बता पाओगे कि आखिर चीजें हो रही हैं तो ऐसी क्यों हो रही हैं। और आई होप आपको वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आने लगेगा। अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करेगा, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें केवल एग्जांपल्स ही डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं माइक्रो सिग्नल्स के बारे में। इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही चीजें हैं जो केवल सिग्नल का काम करती हैं। एक बार हम जब चार्ट को पूरी तरीके से समझ जाते हैं ना, तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें एक्शन लेना होता है, हमें ट्रेड लेना होता है, और उस एक्शन लेने में ये सारी चीजें हमारी मदद करती हैं। कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है। केवल कैंडल्स के पैटर्न मत देखिए कि बुलिश पैटर्न बना है, बेयरिश। कैंडल के साइज को देखिए कि किस टाइप ऑफ कैंडल्स की साइज बन रही है, कैंडल का विक किस तरह फॉर्म हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो थोड़ा आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करोगे ना, तो चार्ट आपसे बात करने लगेगा। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपके चार्ट की कि आपको ये समझ आने लगेगा कि कब क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, और उसके बाद फिर इन चीजों की मदद से आप एक्शन ले सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नहीं समझा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से एक्शंस लिए जाते हैं। सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ब्रेकआउट वगैरह, ये एक्शन लेने में आपको मदद करते हैं। ये आपको अपने जोन्स डिसाइड करने में मदद करते हैं कि इस एरिया में जाके मैं अपने ट्रेड्स वगैरह को प्लान करूंगा, किस डायरेक्शन में करूंगा, वो मार्केट ऑलरेडी समझ के आप प्लान करते हो। इंटरैक्शन विद इंडिकेटर, सेम चीज है। इंडिकेटर से कोई कैसा इंटरैक्ट करता है उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज रहती हैं, बट इंडिकेटर्स भी तभी काम करता है ना जब आप मार्केट समझते हो। अगर आप ब्लाइंडली इंडिकेटर फॉलो करते हो ना, आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार मार्केट समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर का बढ़िया टाइम कौन सा और खराब टाइम कौन सा है। और लास्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड पैटर्न्स आते हैं, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, पोल एंड फ्लैग, बाकी सारी चीजें। तो ये सिग्नल्स पे आपको लास्ट में फोकस करना है। ट्रेड लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन सिग्नल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट इन सिग्नल्स की एक्यूरेसी, आप बोलते हो सर मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पे ट्रेड करता हूं लेकिन पैसा नहीं बन रहा, बिकॉज आप मार्केट बिना समझे इन पे ट्रेड ले रहे हो। हर सपोर्ट पे बाई नहीं किया जाता है, कुछ सपोर्ट टूटने के लिए ही बने होते हैं। वो कैसे समझ में आएगा, जब आप चार्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके फिगर आउट कर लोगे कि सेलर स्ट्रांग है, डायरेक्शन में भी बेयरिश हो सकता है, तो ये सपोर्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करना सही नहीं है। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत मेहनत करके ये चीजें अपने टाइम पे सीखी थी। मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं, मुझे कोई ऐसा डायरेक्ट ट्यूटोरियल नहीं मिला था, कोई कोर्स नहीं मिला था जिसमें ये चीजें डिस्कस की जाए। लोग बताते थे सारी चीजें, लेकिन वो इस तरीके से एक साथ नहीं बताते थे कि मेरे दिमाग को क्लिक कर दे। तो 1-1.5 साल ट्रेड करते रहे, सारी चीजों को सीख गया, ऐसा लगा कि सब कुछ आता है, फिर भी क्या ऐसा चीज है जो मिसिंग है। फिर रियलाइज हुआ कि ये वो चीज थी जो मिसिंग थी। सब कुछ सीखने के बावजूद भी सबको एक साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो डॉट कनेक्ट करने का काम इस कॉन्सेप्ट ने किया था मेरे लिए पर्सनली, और आई होप आपको भी इससे कुछ हेल्प मिली हुई होगी। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से पता है क्या होता है, उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, और शायद आपका भी वो धन्यवाद करे कि बहुत बढ़िया क्या जो ये वीडियो आपने शेयर करी थी। तो और दोस्ती भी अच्छी बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।